So, hello and happy learning all of you. Myself Viren Wadhwa from Swastik Education. आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 का टॉपिक 7 दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर उसको डिस्कस करने वाले हैं. इस लेक्चर में हम आपके लिए 5 ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जिसको अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आपका ओवरऑल इस टॉपिक का रिवीजन एकदम बढ़िया से हो जाएगा. यू ऑल नो द ड्रिल. इस लेक्चर को देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पहले वीडियो पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें एंड उसके बाद आप मेरे साथ फॉलो अलोंग कर सकते हैं फॉर सम ब्रीफ इनसाइट्स या अपने आंसर्स चेक करने के लिए भी. इस लेक्चर का मात्र एक उद्देश्य है जो आप सब लोगों को पता है, जो हमें इतने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, that we have to increase our accuracy and effectiveness of solving physics numericals. So without wasting any time फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. सबसे पहले आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है. नेक्स्ट आप लोग को ये 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें. सो आपको अभी खुद सॉल्व करना है, फिर मैं अभी आप लोगों के साथ आगे बढ़ता हूं, तो फटाफट से फॉलो अलोंग करें. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने. Two capacitors of capacitances C1 3 mu farad and C2 6 mu farad are arranged in series and are connected in parallel with a third capacitor C3 which is 4 mu f. तो अगर हम बात करें कि हमें फिगर जो है वो कैसा देखने को मिलेगा, सो हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं. एक है C1 जो 3 mu farad का है, एक है C2 जो 6 mu farad का है, और उसके साथ हमने एक और कैपेसिटर को जोड़ा है विच इज C3, वो आपको 4 म्यू फराड का दिया हुआ है. ठीक है. ये गिवन है. हमें बोला गया कि इस पूरे अरेंजमेंट को हमने 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है. हमें टोटल एनर्जी निकालनी है कैपेसिटर में जो स्टोर्ड हुई है वो. काफी इजी सवाल है, सिर्फ टोटल एनर्जी पूछा है तो अच्छा हो गया, इजी हो गया क्वेश्चन. सबसे पहले हम वोल्टेज कनेक्ट नहीं करेंगे, हम पहले थोड़ा सा रीड्रॉइंग कर लेते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम इस वाले सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करेंगे. आपको दिख रहा है कि यार ये देखो, ये दोनों सीरीज में है. जब भी 2 कैपेसिटर सीरीज में होते हैं और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड करना हो तो हम दोनों का रेसिप्रोकल करके प्लस कर लेते हैं. दैट इज 1/3 प्लस 1/6. म्यू को अभी फिलहाल भूल जाते हैं बिकॉज मुझे कैलकुलेशन करना इतना ज्यादा पसंद नहीं है. आप सॉल्व करेंगे 1/3 और 1/6 को तो आपका आंसर आ जाएगा 2. अब म्यू को भूले थे तो अब लिख दो 2 म्यू फराड, फिर बाद में इधर भी म्यू लिख देना और इधर भी म्यू लिख देना. ठीक है. सो हमारा जो सी इक्विवेलेंट है वो इन दोनों का 2 म्यू फराड अपने को देखने को मिलता है. तो दिस इज 2 म्यू फराड. एंड ये वाला जो कैपेसिटर है ये तो हमें पता है 4 म्यू फराड का है. बराबर. अब ये दोनों कैपेसिटर देखो क्या है, आप लोग गौर करेंगे तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं. तो आप 2 म्यू फराड और 4 म्यू फराड को प्लस कर देंगे तो आपका 6 म्यू फराड जो है फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आ जाएगा 6 म्यू फराड. बराबर. अब आप लोगों को पता है कि हमने इस पूरे कैपेसिटर के सर्किट को 6 वोल्ट के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा था. अब हमें टोटल एनर्जी पूछी है. सो अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो वो हो जाएगी हाफ CV². बराबर. C की जगह पे आप C इक्विवेलेंट लिखें जो आपने इस सर्किट का निकाला है, दैट इज 6 × 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज का स्क्वायर करना है तो वो 36 हो जाएगा. तो फाइनली आपको जो एनर्जी देखने को मिलेगी 108 × 10⁻⁻6 जूल देखने को मिलेगी. काफी आसान सवाल था, बस इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपको निकालना था एंड एनर्जी का फॉर्मूला लगाना था हाफ CV². अब ऐसा ही क्वेश्चन अगला है बट थोड़ा सा ट्रिकी है. अब आपको देखो सेम क्वेश्चन दिया, हमें बोला गया 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 और सबका वोल्टेज जो है, सबका कैपेसिटेंस जो है वो 6 म्यू एफ का है. बराबर. और उनको जिस वोल्टेज से कनेक्ट किया है वो 12 वोल्ट की बैटरी है. अब आपको बोला है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क कैलकुलेट करो और एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स कैलकुलेट करो. ठीक है. तो ये 3 चीजें आप लोगों को पूछी गई है. ये 2 चीजें तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पूछी थी, बस अब एक और चीज ऐड कर दी है जिसको हम बोलते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. जब भी ऐसा क्वेश्चन होना सबसे पहले आपको रीड्रॉ करना है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेशंस करनी है. सर इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं. देखो सबसे पहले तो ड्राइंग कर लेते थोड़ी सी. देखो ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो इससे भी लगी हुई है, इससे भी लगी हुई है, मतलब इस पूरे को भी, ये पूरी लाइन को भी 12 वोल्ट मिलेगा और ये पूरी लाइन को भी
12 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर दोनों की दोनों लाइन पे 12 वोल्ट है, इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरी दोनों लाइंस है ये पैरेलल में होगी? क्यों सर? क्योंकि दोनों पे जो वोल्टेज है वो सेम है। तो मैं फिगर को थोड़ा अच्छे से ड्राइंग करूंगा कि यार देखो ये मेरा कैपेसिटर C1, ये मेरा कैपेसिटर C2, और इसके साथ एक अलग से जो पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ा है दैट इज C3। यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज है। पहला वाला 6 म्यू फराड है, दूसरा वाला भी 6 म्यू फराड है, तीसरा वाला भी 6 म्यू फराड है। तो थोड़ा सा रीड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले क्या कर लो, आप इन दोनों को सीरीज में कंसिडर कर लो। ठीक है, 6 और 6 को अपने क्या कर लेते हैं, सीरीज में कंसिडर करते हैं। तो सीरीज में अगर आप कंसिडर करेंगे और C इक्विवेलेंट निकालोगे तो इधर लिखोगे 1/6 म्यू और इधर भी लिखोगे 1/6 म्यू। सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपको 3 म्यू फराड जो है कैपेसिटर वो देखने को मिलेगा। ठीक है, सो हम लोग ने पहली बार कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे देखो 3 म्यू फराड आ रहा है, और ये तो अभी भी 6 म्यू फराड है। दोनों को एक साथ नहीं करने का कभी भी। ठीक है, बराबर बात है। अब इनका फिर से अगर मैं रीड्रॉ करता हूं तो आपको दिख रहा है ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हैं। तो अगर मैं दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में ऐड करता हूँ, C इक्विवेलेंट निकालता हूँ, तो पैरेलल में हमें पता है जो कैपेसिटर्स होते हैं वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 9 म्यू फराड, इंटू लिखने लग गया मैं तो 9 म्यू फराड, बराबर बात है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 9 म्यू फराड देखने को मिल रहा है। और बाहर से हमने जो वोल्टेज कनेक्ट किया वो अभी आप निकाल सकते हो, जो 12 वोल्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। आई गेस इतना तो आप सबको आता है, रीड्रॉ करना आप सबको अच्छे से पता है। अब अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेशंस करने का मतलब क्या है वो समझते हैं। अब देखो ये वाला जो सर्किट है, मतलब नीचे से ऊपर जाना है, पहले आप ऊपर से नीचे आए ना, अब आप नीचे से ऊपर जाओ। ये वाला जो सर्किट है, ये वाले सर्किट में आपके पास दो वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी। क्या गिवन है देखो, एक तो आपको कैपेसिटेंस दिया है 9 म्यू फराड, और एक तो आपको वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। तो आप देखो क्या निकाल सकते हो, क्यू निकाल सकते हो, क्यू इज इक्वल टू CV करके। तो निकालोगे तो आपको मिलेगा 108 म्यू कॉलम। दो वैल्यूज गिवन होती है, तीसरी वैल्यू अपने को फाइंड करनी होती है, जो आपने CV करके कैलकुलेट कर ली। अब आप खुद से ये सवाल करो कि ये 9 म्यू फराड कहां से आया है, सीरीज से आया है कि पैरेलल से आया है, किधर से आया है, ओरिजिन क्या है उसका, पैरेलल इज द ओरिजिन। फिर आप खुद से सवाल करो पैरेलल में क्या सेम होता है, तो पैरेलल में जो वोल्टेज है वो सेम होता है, मतलब ये वोल्टेज इधर भी जाएगा और ये वोल्टेज यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, तो 12 वोल्ट इधर भी चला जाएगा, 12 वोल्ट यहाँ पे भी चला जाएगा। आई गेस आपको समझ आया ये बात, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अब फिर से कैलकुलेशन करते हैं। देखो एक कैपेसिटर है 3 म्यू एफ का, एक कैपेसिटर है 6 म्यू एफ का। इस पे जो वोल्टेज है 12 वोल्ट है, इस पे जो वोल्टेज है अपना वो भी 12 वोल्ट है। इधर से आप क्यू निकालोगे CV करके, इधर से भी आप क्यू निकालोगे CV करके, बराबर। तो दोनों पे आपको जो चार्ज है वो मिल जाएगा 36 म्यू सी और 72 म्यू सी, बराबर बात होती है। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब आप लोग फिर से खुद से सवाल करो कि जिन कैपेसिटर्स के लिए आपने सॉल्व किया, अब वो कैपेसिटर कहां से आए हैं। देखो ये जो 3 म्यू एफ का कैपेसिटर था वो कहां से आया, देखो यहां से आया ना, इन दोनों के सीरीज से आया। 3 म्यू एफ का कैपेसिटर सीरीज से आया है। अब खुद से पूछो सीरीज में क्या सेम होता है, तो सीरीज में जो चार्ज होता है वो सेम होता है। मतलब आपको क्या करना है, ये जो दो कैपेसिटेंस है 6 म्यू एफ, दूसरा कैपेसिटर भी 6 म्यू एफ का है, तो इसको भी आप चार्ज दे दो जो आपने नीचे निकाला 3 म्यू एफ पे, और इसको भी आप वही चार्ज जो है वो सप्लाई कर दो। अब आपको तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज वोल्टेज। तो वोल्टेज जो है वो आपको कैसे में देखने को मिलेगा, Q/C करके आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 वोल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी 6 वोल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये 3 म्यू एफ जो है ये इन दोनों के सीरीज से आया था। अब एक और बच गया, ये 6 म्यू फराड वाला। ये जो 6 म्यू फराड वाला है ये तो खुद से ही आया है, तो ये रहा इसकी कैलकुलेशन। तो हमारा जो कैपेसिटर C1 है वो ये है, दिस इज अवर C1। हमारा जो कैपेसिटर C2 है वो ये है, दिस इज अवर C2 जो साथ में है। जो अलग वाला कैपेसिटर है वो ये रहा C3, क्योंकि देखो ये जो 6 म्यू एफ है ये खुद से ही आया ना, तो इसी की वैल्यू इस पे छाप दो, बराबर। तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो पहले वाले पे 36 म्यू कूलम होगा, दूसरे पे भी 36 होगा, और तीसरे पे 72 होने वाला है।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो आपने यहाँ पे निकाली है, वो 9 फ्यू फराड है, 9 म्यू फराड है। एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड आपको निकालनी है, तो एनर्जी होगी हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर। सी की जगह पे आप लिखोगे 9 इंटू 10⁻⁻⁶ और वी स्क्वायर, वी मतलब 12 है, उसका स्क्वायर 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो 720 में से 648 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये आपको देखने को मिलता है एज योर टोटल एनर्जी स्टोर्ड। आई होप सो आप लोग को ये चीज क्लियर है। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन था, बट थोड़े कंसेप्ट्स और लगा दिए कि अभी हमको चार्ज भी हर एक कैपेसिटर पे कैलकुलेट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है समझते हैं। इन अ कैमरा फ्लैश सर्किट अ 2000 म्यू फराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 1.5 वोल्ट सेल। तो अब देखो यार, क्वेश्चन कभी कभी बहुत आसान होते हैं, बस लिखने का तरीका उन्हें थोड़ा मुश्किल बना देता है। अब हम पढ़ते क्वेश्चन में कैमरा फ्लैश, अरे कैपेसिटर में तो हमने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, बट हमें कैपेसिटर का कंसेप्ट जरूर पता है। कैपेसिटर क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि वो अपने ऊपर एनर्जी स्टोर करके रखे। अब कैमरा को है ना, जब भी कैमरा को ऐसे फ्लैश करना है चिटिक टिचिक, तो उसको फ्लैश छोड़नी है बहुत जल्द से, तो उसको बहुत जल्द से एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए हम अंदर कैपेसिटर लगा के रखते हैं ताकि वो इनिशियली थोड़ी एनर्जी स्टोर करके रख दे, जैसे ही हम ट्रिगर दे तो वो फ्लैश ऑटोमेटिकली फटाफट से हो जाए। सेम फैंस के साथ भी होता है, फैन में भी हम लोग कैपेसिटर लगा के रखते हैं, बिकॉज फैन को चलाने के लिए इनिशियली थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज वो एक स्टैटिक कंडीशन में, फिर वो जब चल जाता है तो उसके बाद अपने को टेंशन नहीं है। तो कैपेसिटर का बेसिकली ये काम होता है। अब हम लोग को क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है, दैट इज 2000 म्यू फराड, 2000 इंटू 10⁻⁻6 फराड, एंड उसकी जो वोल्टेज है वो अपने को गिवन है 1.5 वोल्ट बराबर। अब हमें बोला गया है व्हेन अ फ्लैश इज रिक्वायर्ड द एनर्जी इज डिस्चार्ज्ड बाय अ मींस ऑफ ट्रिगर। पहले तो एनर्जी निकाल लो कितनी डिस्चार्ज होगी ट्रिगर से, सो आप बोलोगे हाफ सी वी स्क्वायर करते हैं सर, हाफ सी की जगह पे 2000 इंटू 10⁻⁻6 और वी का स्क्वायर मतलब 15/10 और 15/10, तो 0 और 0 कट जाएगा, इधर से 0 और 0 कट जाएगा, 2 के टेबल में 10 जा हो जाएगा, 15 15 जा 225, तो 225 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स मतलब 2.25 इंटू 10⁻⁻3 जूल्स। ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी कैमरा फ्लैश को चाहिए। अब जब हम ट्रिगर चलाते हैं तो इतने सेकंड में 0.1 मिली सेकेंड में ये एनर्जी इधर से कैमरा से बाहर ट्रांसफर हो जाती है। हमें बोला है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बस एक और चीज बोली है, क्या कैलकुलेट करना है बच्चा लोग, पावर ऑफ दी फ्लैश कैलकुलेट करना है। तो पावर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एनर्जी अपॉन टाइम होता है। एनर्जी की जगह पे आप 2.25 इंटू 10⁻³ लिखोगे और टाइम इज 0.1 मिली सेकेंड, ठीक है। मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ तो 0.1 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम 0.1 इंटू 10⁻³ लिखेंगे, ये और ये कट जाएगा, तो 22.5 वॉट की पावर है जो कैमरा मतलब फ्लैश की जो पावर है वो 22.5 वॉट्स है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, एनर्जी का फॉर्मूला लगाना था, पावर का फॉर्मूला लगाना था, बट कैमरा फ्लैश ट्रिगर ये सब पढ़ के हमारा ब्रेन ट्रिगर हो जाता है कि ये तो हमसे नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी चर्चित सवाल है, 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला सवाल है, काफी फेमस सवाल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान है। 900 पिको फराड कैपेसिटर is charged by a 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? तो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो स्टोर करी जाएगी। अब देखो यार, मुझे ना क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन भरा लग रहा है, तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि जो हमारे C की वैल्यू है वो 900 इंटू 10⁻⁻12 है और वोल्टेज 100 है। फिलहाल मैं सारी कैलकुलेशंस वेरिएबल में ही करूंगा और फाइनल आंसर जब लाना होगा तब मैं C और V का वैल्यू पुट कर दूंगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर किया है, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट का तो आंसर दे ही दो, कैलकुलेशन सेकंड से थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है।
तो एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होती है, तो हाफ सी, अच्छा 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो इनिशियली जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 4.5 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल की एनर्जी स्टोर्ड है, जो हाफ सी वी स्क्वायर की वैल्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर, मतलब पहले उसको चार्ज होने दिया, तो उस पर चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा? Q इज इक्वल टू CV का चार्ज आएगा, है ना। देखो सेकेंड क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। देखो हम लोगों ने कैपेसिटर C को वोल्टेज V के साथ कनेक्ट करके रखा था और इसको जोड़ के रखा। थोड़े टाइम बाद क्या हो गया, इस पे एक चार्ज डेवलप हो गया, दैट इज Q इज इक्वल टू CV। समझ आया ना तुम लोगों को? क्लियर बात है ना? ठीक है। अब Q इज इक्वल टू CV आ गया। अब इस कैपेसिटर पे क्या है, इस कैपेसिटर पे चार्ज बन चुका है CV का, दिस इज फॉर चार्ज, है ना, ये चार्ज हो चुका है पूरा अच्छे से। अब इस कैपेसिटर को हम लोगों ने, अच्छा ये कैपेसिटर C है, इस पे चार्ज है CV, ये Q। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक और कैपेसिटर के साथ जोड़ा है जो अनचार्ज्ड है। दिस कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। तो होगा क्या, देखो यार ये चार्ज है, इस पे चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज अब इसके पास जाने की ट्राई करेंगे क्योंकि सर्किट तो क्लोज्ड है। तो चार्ज जो बोलेंगे, अरे यार बेचारे के पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास 100 रुपये, इसके पास 0 रुपये, ऐसा करते हैं ना, 50 रुपये इधर चले जाते हैं, तो दोनों में 50 हो जाएंगे, है ना। बट ऐसा जरूरी नहीं आधा आधा ही हो, कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। सामने वाला अपनी जेब में 50 रुपये रख ही नहीं सकता, तो कैपेसिटी इज कैपेसिटेंस बेसिकली। ठीक है, आपको ऐसा फील करना है जब भी ऐसे क्वेश्चंस होना, तो दोनों पे जो वोल्टेज होने वाले हैं फाइनल, दोनों पे जो फाइनल वोल्टेज होने वाले हैं वो सेम होने वाले हैं। लेट अस अज्यूम अभी क्या होगा, इधर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना शुरू हो जाएगा जब तक वो एक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों पे वोल्टेज सेम, जब तक ऐसी कंडीशन नहीं आएगी तब तक चार्ज बहता रहेगा। सो ऐसा अज्यूम करो कि थोड़े टाइम बाद जो कैपेसिटर C है उस पे चार्ज है Q1, जो दूसरा कैपेसिटर है उस पे चार्ज है Q2, इस पे वोल्टेज है V1, इस पे वोल्टेज है V2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, जब आपने उनको कनेक्ट कर दिया तब, जब उनके वोल्टेज सेम होंगे, राइट। सो मैं क्या कर दूंगा, V1 इज इक्वल टू V2 कर दूंगा, वोल्टेज इक्वल। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, बोलो। Q/C होता है ना। सो वोल्टेज V1 जो है उसकी जगह पे मैं लिखता हूँ Q1/C, वोल्टेज V2 जो है उसकी जगह पे लिखता हूँ Q2/C। सो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो Q1 है वो Q2 के बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों पे एट लास्ट सेम चार्ज ही आना चाहिए। अच्छा, जो चार्ज का ओरिजिनेशन है, मतलब चार्ज ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना, यही तो है एक चार्ज का सोर्स। इसी के पास है चार्ज, मान लो इसके पास 100 का चार्ज है। अब हमने कैलकुलेशन किया तो हमें पता चला दोनों पे सेम चार्ज ही आना चाहिए, दोनों पे सेम चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब 100 सेम में डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब इस पे भी 50 आ जाए और इस पे भी 50 आ जाए। जरूरी नहीं है Q1 Q2 हमेशा सेम हो, ठीक है। सो वी नो दैट कि Q1 और Q2 का प्लस करेंगे तो Q के बराबर आएगा। ये दोनों पे चार्ज आ किसकी वजह से रहा है, इसकी वजह से, तो टोटल इन दोनों का जो होगा वो इसी के बराबर होगा। सो Q1 प्लस Q2 जो है वो Q के बराबर हो जाएगा। Q1 और Q2 तो बराबर है, दोनों को Q1 लिख देता हूं, तो इधर से 2Q1 इज इक्वल टू Q आ जाएगा, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी Q/2, जिससे हमें पता चलेगा कि जो पहला वाला कैपेसिटर है उस पर भी चार्ज Q/2 है और जो दूसरा वाला कैपेसिटर है उस पर भी चार्ज Q/2 है। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोला है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब ये जो नया सिस्टम है इस पे एनर्जी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। सो अभी देखो टोटल एनर्जी निकालते हैं। सो जो टोटल एनर्जी होगी वो देखो क्या होगी, हाफ Q1² by C प्लस हाफ Q2² by C2 बराबर है। Q1 और Q2 की वैल्यू हमें पता है Q/2 है, तो हाफ Q/2 का स्क्वायर, और C1 की वैल्यू पता है C है, प्लस हाफ Q/2 का स्क्वायर, C2 की वैल्यू भी C है, तो हाफ
क्यू स्क्वायर बाय 4c प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाय 4c। ठीक है, देखो क्यू की वैल्यू बताओ, क्यू की वैल्यू क्या है, सी भी है, क्यू की वैल्यू सी भी है, तो ये जो क्यू लिखा है इधर मैं क्या पुट कर देता हूँ, सी बी। सो 1/8c, सी भी पुट किया ना, क्यू की जगह पे सी भी पुट कर रहा हूं, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, इधर भी 1/8c सी स्क्वायर वी स्क्वायर। एक एक सी को काट दो, एक एक सी को काट दो भाई, तो देखो 1/8 सी वी स्क्वायर प्लस 1/8 सी वी स्क्वायर आ जाएगा। सो टोटल एनर्जी फाइनली जो स्टोर होने वाली है वो 1/4 सी वी स्क्वायर स्टोर होने वाली है। अब देखो यार, मैंने जानबूझ के सब कैलकुलेशन वेरिएबल में किए ताकि मैं फाइनली डायरेक्ट आंसर जब निकालूंगा तो सी और वी का वैल्यू लास्ट में पुट करूंगा। तो अब मैं सी और वी की वैल्यू पुट करता हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 1/4 सी वी स्क्वायर है। देखो सी की जगह पे आप क्या लिखने वाले हो, ध्यान देंगे, सी की जगह 900 पिको फराड लिखना है और वी की जगह 100 लिखना है। तो 1/4 सी की जगह 900 पिको फराड, और वी जो है वी आपका, उसकी जगह पे आपको वैल्यू लिखनी है, कितनी लिखनी है भाई, मैं भूल गया, 100। तो 100 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴, तो 9/4 इंटू 10⁻⁻6 जूल, मतलब 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है। अरे सर, इसमें तो ज़्यादा एनर्जी थी। देखो ना, पहले पहले जो हमारे पास कैपेसिटर था उस पर तो 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल की एनर्जी थी। अब आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो एनर्जी इतनी हो गई सर, कम हो गई। हाँ, तो कम हो गई, थोड़ी लॉस हो गई। तो वही पूछा है, वेयर हैज द रिमाइंडर ऑफ द एनर्जी गॉन। तो पहली बात तो जो रिमाइंडर एनर्जी है वो कितनी है और वो कहाँ चली गई। ठीक है, सो तीसरी बात है कि जो रिमाइंडर एनर्जी है, जो रिमाइंडर एनर्जी है वो कितनी है, टोटल में से फाइनल माइनस कर दोगे, इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, ऐसा करो, दोनों को माइनस करो। 4.5 इंटू 10⁻⁻6 में से 2.25 इंटू 10⁻⁻6 को माइनस कर दो, तो ये इतनी रिमाइंडर एनर्जी कहीं तो चली गई। ये कहाँ चली गई, बराबर, ये एनर्जी लॉस है, क्योंकि हमने जो नया कैपेसिटर डाला उस पे चार्ज आ रहा है, तो चार्ज जाते जाते कुछ एनर्जी लॉस हो गई। सो दिस इज एनर्जी विच इज लॉस्ट। सो रिमाइंडर एनर्जी जो है वो दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करने में भी यूज करी गई है, और चार्ज करते टाइम पे कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो गई हमारी। तो वो एनर्जी लॉस जो है वो आपको यहाँ पे 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल देखने को मिलेगी। सो दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देते हैं, या आपको बोल देंगे यार देखो, एक 900 का है और एक जो वोल्ट दूसरा कैपेसिटर डाला वो 600 पिको फराड का है मान लो, तो भी आपको यही सब करना पड़ेगा। यहाँ पे C1 C2 लिखना पड़ेगा, बस यहाँ पे 900 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 600 लिखना पड़ेगा, फिर Q1 Q2 के बीच में एक वैल्यू आएगी, वो इधर आपको पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो तरीका यही होता है, मैंने जानबूझ के भी वेरिएबल में सॉल्व किया बिकॉज आज के बाद मान लो कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसमें कैपेसिटेंस सेम नहीं है, तो आप बच्चा लोग ये वाला जो तरीका है इसको अप्लाई करके डेफिनेटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, काफी अच्छा सवाल, फेमस सवाल था। नेक्स्ट और आखिरी सवाल ऑफ दिस टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन भरा सवाल है, ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। हमें बोला गया है 2 कैपेसिटर्स ऑफ अननोन कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2। अब देखो दो कैपेसिटर है यार, मुझे C1 C2 पसंद नहीं है, एक को X मान लेता हूँ, एक को Y मान लेता हूँ, ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर है C1 और C2। दे आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया, मतलब पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस X है और दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस Y है, सीरीज में कनेक्ट किया ऐसा बोला है, तो पहले हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया तो एक वैल्यू आएगी, वो पहले ही निकाल लेता हूँ भाई। तो इन दोनों के कैपेसिटेंस का जो नेट कैपेसिटेंस होगा इसको सॉल्व करेंगे, 1/C इक्वेलेंट इज इक्वल टू X प्लस वाई बाई एक्स वाई। तो यहाँ से देखो आपको C इक्वेलेंट का वैल्यू मिलेगा XY बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, और 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, पहले सीरीज में कनेक्ट किया है फिर पैरेलल में। अच्छा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं।
तो पैरेलल में अगर आप कनेक्ट करोगे ये x ये y, इन दोनों को अपन ने पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज प्लस हो जाता है, सॉरी कैपेसिटेंस प्लस हो जाता है, तो x प्लस वाई आपका C इक्विवेलेंट देखेंगे, पहला केस और दूसरा केस। दोनों केस में एनर्जी स्टोर्ड गिवन है, एक में इतनी है एक में इतनी है, तो पहले वाले केस में एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी वन। एनर्जी वन का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। C इक्विवेलेंट की जगह पे देखो लिखोगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। V का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, सॉरी 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 इज इक्वल टू दिस। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड फर्स्ट केस में। ठीक है, फर्स्ट केस में सीरीज में है, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला। सेकंड केस पैरेलल है, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला। फर्स्ट केस में एनर्जी इतनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाया। अब फॉर्मूला लगा के कितना आगे सॉल्व कर सकता हूं वो पहले देख लेते हैं। ये 2 को सामने भेज देता हूं तो 0.09 हो जाएगा, फिर 10⁴ को उधर भेज देता हूं तो 0.09 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपको जो एनर्जी है मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी। अब एनर्जी 2 पैरेलल में जो एनर्जी है वो भी हाफ CV स्क्वायर के बराबर है, और वो देखो बच्चा लोग अपने को कितनी दी है, 0.25 जूल्स जो है वो एनर्जी अपने को गिवन है। अब ये जो 2 है इसको सामने भेज देता हूं बराबर, और C की जगह पे अपने C इक्विवेलेंट लिखेंगे, दैट इज एक्स प्लस वाई। 2 को सामने भेज दिया तो 0.50 हो गया, और वोल्टेज भी अपने पास है, देखो वोल्टेज कितना दिया है वो भी देख लो भाई। वोल्टेज इसको पहले 9 इंटू 10⁻⁻⁶ कर लो, चलो। तो वोल्टेज है 100 तो उसकी पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 या 0.5 रहने देता हूँ, तो x प्लस वाई देखो आपको मिलेगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, या आप x प्लस वाई की वैल्यू लिख सकते हो 50 इंटू 10⁻⁻⁶। तो हमारा जो x प्लस वाई है वो 50 इंटू 10⁻⁻⁶ आ गया, और यहाँ से एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई 9 इंटू 10⁻⁻⁶ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने एक चीज कर सकते हैं, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। भारी है ना, लग रहा है ना एकदम भारी सवाल, एक्स वाई एक्स प्लस वाई ये सब क्या आ गया सर। हमें x और y का वैल्यू निकालना है। देखो अभी फाइंड क्या करने को बोला है, C1 एंड C2 ऑल्सो फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चार्ज भी निकालने को बोलता है जब पैरेलल में रखे गए तब, और C1 और C2 की वैल्यू भी निकालने को बोलता है ना, बेसिकली x और y की वैल्यू निकालने को बोला है। अच्छा ऐसा कर लेते हैं ना, सब्सटीट्यूट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सब्सटीट्यूट x प्लस वाई इन इक्वेशन 1, मतलब ये जो x प्लस वाई की वैल्यू है ना इसको यहाँ पे पुट कर लो बच्चा लोग, देखो इधर यहाँ पे पुट कर लो। सो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे अपने क्या लिखेंगे, 50 इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से देखो एक्स वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 450 इंटू 10⁻12। ये इक्वेशन आपकी पहली मतलब तीसरी हो गई। तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। भारी सवाल है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कैलकुलेशन से भरा हुआ है। गिवन दैट हमने भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो, इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई, यहाँ से ना वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन करूँगा अभी, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ और इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट वाई इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 450 इंटू 10⁻12 अपॉन x इन इक्वेशन 2। भारी है ना, बस बस अब इतना भारी भारी मत बोलो सर, हम कर लेंगे। चलिए तो x प्लस वाई 450 इंटू 10⁻12 अपॉन x इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻6। एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 450 इंटू 10⁻12। अच्छा नीचे एक x आएगा ना, उसको सामने भेज दो। ठीक है, अब ये 50 इंटू 10⁻6 को इधर लेके जाओ। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो होने से रहा कि आपको 450 इंटू 10⁻12 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने ताकि बीच में 50 इंटू 10⁻12 आ जाए।
तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁻6 और सी की वैल्यू 450 इंटू 10⁻⁻12। तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी होगा b² माइनस 4ac। एक पेज भी ऐड करना पड़ेगा, एक पेज में क्वेश्चन आएगा नहीं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, डी का वैल्यू आएगा b² माइनस 4ac। बी की जगह पे आप देखो क्या लिखोगे, 50 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, b² माइनस 4a और c। हे भगवान, मैं सब सही करूं। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा, 10⁻⁻12 और 450 900 1800 इंटू 10⁻⁻12। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आएगा 700 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो आपका ये डी आ गया। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो आंसर आता है वो आता है -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये दो वैल्यू आती है। ठीक है, ओके, b का वैल्यू माइनस में आएगा, वो सही लिख देता हूँ। अच्छा हुआ पहले ही निकाल लिया, गलती पर वो स्क्वायर ही होगा तो इधर गलती नहीं, आगे हो सकती है। सो -b प्लस रूट डी अपॉन 2a और एक आएगा -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलेगी। देखो पहली वैल्यू क्या मिलती है, -b मतलब 50 इंटू 10⁻⁻6 प्लस रूट डी अपॉन 2a। a की वैल्यू देखो क्या है, 1। कुछ लोगों ने तो बोल दिया सर देखो अपना हो गया, ये सब कौन करेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, 10⁻⁻12 है, इसको बाहर निकाल लो तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब 700 का रूट चाहिए। देखो रूट 700 जो होगा उसमें से 10 बाहर निकाल लेता हूँ, मतलब 100 बाहर निकाल लेता हूँ तो 10√7 आ जाएगा, बराबर है। अब जो √7 है उसकी वैल्यू क्या होगी वो सोचनी पड़ेगी। तो √7 की वैल्यू सोच लेते हैं। देखिए √7 का वैल्यू, मैं को रूट थोड़ा निकालना इजी तरीका है एक, उससे मैं निकाल लेता हूँ। तो 2 प्लस 3/4 2.75 का जो स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो √7 आना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, इधर 3 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, बराबर। तो 2.75 आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज 27.5 इंटू 10⁻⁻6। क्यों 2.75 ये आया, इंटू 10 कर दिया तो 27.5 हो गया। ठीक है, सो 2.75 और इधर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब आप 50 और 27.5 को प्लस कर लो तो कितना हो जाता है, 77.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2। अब 77 मतलब 38.5, 38.75, 38.75 इंटू 10⁻⁻6 फराड। ये आपका जो है वो पहला कैपेसिटेंस, दैट इज एक्स आ जाता है। अब -b माइनस रूट डी अपॉन 2a से भी कर सकते हो। तो 50 इंटू 10⁻⁻6 प्लस रूट के अंदर 700 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 2, प्लस की जगह पे बस माइनस आ जाएगा, -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। देखो कैलकुलेशन ही है ना, बाकी तो सारी वैल्यूज आपको पता है। देखो इतना तक तो, यहां तक तो कोई भी सोच पाया होगा कि पहले सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, दोनों में एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहां तक तो आराम से आए होंगे, 1 और 2 इक्वेशंस तक तो आराम से आ गए। बस अब मैंने क्या किया, 2 की इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पुट की और एक्स वाई की वैल्यू निकाली, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, दैट्स इट। इतना ही करना है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दूसरी वैल्यू निकालेंगे एक्स की, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 27.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2। 50 में 27.5 माइनस करोगे तो 22.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 आ जाएगा। 22.5 12.75 होता होगा, 12 नहीं, 11 भी नहीं, 11.25, 11.25 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपका x का दूसरा वैल्यू आ गया, फराड। तो या तो x ये हो सकता है, या तो x ये हो सकता है, या तो x ये हो सकता है। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बच्चा लोग, हमें y भी तो निकालना है। चलिए, तो हमारे पास ये है ना, देखो ये x प्लस वाई का वैल्यू है,
ठीक है। सो पुट, और आप लोग गौर करोगे पता है आपको जादू देखने को मिलेगा कि y यही होगा, यही वाली वैल्यू y आने वाली है। देखो वी नो दैट x प्लस वाई क्या है 50 इंटू 10⁻⁻⁶ है बराबर। x की वैल्यू अगर मैंने ये डाली, ठीक है, इफ x इक्वल टू 38.75 इंटू 10⁻⁶, मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो ये इधर जाएगा है ना, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। देन y आ जाएगा वो ऊपर जो लिखा है 11.25 इंटू 10⁻⁶। और इफ मैं x की वैल्यू जो दूसरी है वो डालता हूं केस 2 वाली, तो वहां से जो y की वैल्यू मिलेगी वो ये वाली मिल जाएगी 38.75। मतलब बात यही है कि या तो कैपेसिटर है 38.75 11.25, या तो ये है C1 C2 C2 1 C1 C2, दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। सो देयरफॉर कैपेसिटर्स आर 38.75 म्यू फराड एंड 11.25 म्यू फराड। ये हमारे कैपेसिटर्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो आ गई। अब हमें ऐसा बोला है बच्चा लोग, देखो क्या बोला है कि कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्ज है वो भी निकालना है अगर हमें उन्हें पैरेलल में लगाया तो। अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में लगा देता हूं एक दूसरे से, तो कैपेसिटर ये 38.75 म्यू एफ हुआ, ये वाला जो कैपेसिटर है वो 11.25 म्यू फराडे है, और इनका वोल्टेज कितना रखा है हम लोग ने 100 वोल्ट, हम लोग ने इनको वोल्टेज जो है वो दे रखा है। पहले नेट इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट तो दोनों का प्लस होके मिल जाता है ना, दोनों का प्लस करोगे तो कितना आएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁶ फराड। ये भी मत करो, छोड़ो ये भी मत करो, माय बैड। देखो इधर 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है। बताओ पैरेलल में क्या सेम होता है, बोलो पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब अगर मुझे पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो मैं लिखूंगा पहले वाला कैपेसिटर इनटू वोल्टेज, वोल्टेज 100 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है ना, दोनों पे सेम वोल्टेज जाएगी। Q2 निकालना है अगर तो आप C2 भी लिखोगे 11.25 इंटू 10⁻⁶ इंटू 100, बस इंटू 100 ही करना था और कुछ नहीं। तो पहले वाले पे जो चार्ज आएगा वो 3875 म्यू कोलम्ब आएगा या 3.875 मिली कोलम्ब आएगा। दूसरे वाले पे जो चार्ज आएगा वो 1125 म्यू कोलम्ब आएगा या 1.125 मिली कोलम्ब देखने को मिलेगा। सो यू हैव टू कैपेसिटेंसेस हियर, एक 38.75 म्यू फराड और दूसरा 11.25 म्यू फराड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन से भरा हुआ था। आई होप सो आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और ऐसे लेक्चर्स मुझे लगता है कि आपको देखना और ज्यादा पसंद है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहे। एंड प्लीज अपने एक दोस्त को शेयर कर लो जिसे ये टॉपिक की वीडियोस देखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।